एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। माय सेल्फ राफिया शेख। तो ऑलरेडी हमने हमारे लास्ट वीडियो में हमने हमारा देखा था कि जो हमारे 12th ओसीएम है उसको चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट कर लिया था, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमने देखा था कि प्रिंसिपल होते क्या है, मैनेजमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल हमने देखा था किसी का एक उसूल होता है, मतलब उस चीज पे वो हमेशा उस चीज को वो हमेशा फॉलो करता है फॉर द लाइफ टाइम, मतलब कि लाइफ टाइम तक उस चीज को फॉलो करेगा। किसी को काम करना है वो ईमानदारी से काम कर रहा है, ये नहीं कि वो आज ही ईमानदारी से काम कर रहा है, कल नहीं करेगा। और मैनेजमेंट हमने देखा था, मैनेजमेंट का एग्जांपल मैंने बताया कि आप जो डेली लाइफ मतलब डेली आपके लाइफ में यूज करते हो। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था इंस्टाग्राम में आपको पोस्ट करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि आपको कौन सी फोटोज डालनी है, फोटो की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, फोटोज के बैकग्राउंड अच्छे है कि नहीं है, फोटोज सामने वाले को कैसा लगेगा, फोटोज लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, फोटोज देख के लोग कमेंट क्या करेंगे। अब ये हमें बहुत सोचना पड़ता है। हम जब पोस्ट करते हैं तो हम देखते हैं ना कि कौन सा पिक अच्छा है, क्या कैप्शन डालना है, किस लोगों को ये तो हम ये क्या है, हम देखते हैं कि हम अपने सोशल लाइफ को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। सेम देख लो एज अ स्टूडेंट, आप अपने स्टडी को मैनेज करते हो। आपको एग्जाम है फॉर एग्जांपल, तो आप एग्जाम है तो आप एग्जाम के लिए अपने स्टडीज को मैनेज करो कि आपको पहले कौन से सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे रहा है, कौन से सब्जेक्ट को बाद में देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने घर लिया था, तो जैसे घर को चलाना है तो हमारा जो मंथली सैलरी आता है, हमारे जो पापा ला के देते हैं, हमें उनको कहाँ पे यूज करना है, कितना यूज करना है, कितनी सेविंग्स करनी है, कितने एक्सपेंडिचर है, ये बहुत सारी चीजें थे। तो हमें उस पैसों को किस तरह से मैनेज करना है वो हमारे घर जो पेरेंट्स होते हैं वो देखते थे। तो यही हमारा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट आप लोग अपनी रोजमर्रा की लाइफ में करते रहते हो। मैनेज करना, चीजों को मैनेज करना, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम जरूरी है, कौन सा नहीं जरूरी है, ये सब आप चीज क्या करते हो, मैनेज करते हो। जिसमें हमने 2 टॉपिक देखे थे लास्ट वीडियो में, दैट इज हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड दी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड दी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जिसमें हमने देखा था जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सल है। इट मींस कि ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो रहा है। आपका बिजनेस चाहे कैसा भी हो, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, पार्टनरशिप हो या कोई भी हो, ये क्या होगा, उधर पे अप्लाई होने वाला है। हमने 14 प्रिंसिपल्स देखे थे, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, हमारे हेनरी फॉल ने, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टॉपिक के साथ, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हमने देखा था कि जो हमारा 14 प्रिंसिपल है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, हमारे हेनरी फॉल ने। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देख रहे हो, आप एक छोटा सा इमेज दिख रहा होगा जिनका नाम है FW टेलर। और जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसल टेलर, जिनका करियर एज अ मैकेनिक स्टार्ट हुआ था मिडवेल स्टील वर्क में। सो ये कौन थे, हमारे FW टेलर, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसल टेलर, जिनका क्या नाम, जो इनका करियर स्टार्ट हुआ था मैकेनिस्ट मिडवेल में मिडवेल स्टील वर्क में। सो इनका कहना ये था कि हम जो भी काम कर रहे, कोई भी काम कर रहे हो, इट शुड बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। मतलब हम उस काम के ऊपर रिसर्च करें, उस काम को हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें हम कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है, कितने टाइम हमें लगेगी, एक स्टैंडर्ड आउटपुट रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा, ये सब चीज हम कैसे करेंगे, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क्स के हिसाब से। तो इनका कहना क्या था कि हम जो काम कर रहे हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। इसीलिए इनको कहा जाता था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। डोंट बी कंफ्यूज, आपके हेनरी फ्योल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थे और हमारे FW टेलर फ्रेडरिक विंसल टेलर हमारे कौन थे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कंफ्यूज नहीं होना, ऑब्जेक्टिव्स में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो मॉडर्न मैनेजमेंट हमारे हेनरी फ्योल और जो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारे कौन है, FW टेलर, दैट इज फ्रेडरिक विंसल टेलर। स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला पॉइंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस not rule of thumb। सो अभी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, आपको ऐसे कंटिन्यू रीड नहीं करना है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यहाँ पे आपको एक कॉमा दिया है, तो आपको साइंस
जस्ट टेक अ सेकंड ऑफ पॉज, नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब साइंस मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं, मतलब वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर आता है, तब हमारा एक रिजल्ट आता है, उस पर बहुत रिसर्च किया जाता है, तब एक रिजल्ट आता है हमारा। तो और नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या, मतलब कि हम एक इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे काम नहीं करते, मतलब कि हमारा दिमाग ये कह रहा है, मतलब हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं, हमारा क्या होता है कि ये एक्सपीरियंस हमारा, तो ये इस तरह से काम होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज लाइक कि हम जो काम कर रहे हैं वो साइंटिफिक एनालिसिस के ऊपर होना चाहिए। साइंटिफिक एनालिसिस हम करेंगे उस काम के ऊपर, बहुत रिसर्च करेंगे कि एक काम को करने के लिए कितना टाइम जाता है, कितने रिसोर्सेज जाते, कितने एम्प्लॉयज जाते, कौन से एम्प्लॉयज उस काम को कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, हमें वो देखना है। हम एक काम को एकदम चीपेस्ट वे में किस तरह से कर सकते हैं जिसका रिजल्ट स्टैंडर्ड आउटपुट हो। मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं बहुत रिसर्च के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जाम्पल अभी देखेंगे मतलब पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि मैनेजर क्या करता था, मैनेजर को जिस तरह से करना था वो उस तरह से करता था। जब उसको डिसीजन देना है तब वो करेगा, जब उसको जो करना है तब वो करता था, जब उसको जो बोलना है, जिस तरह से काम करना है वो उस हिसाब से करता था। तो वहां पे क्या करता था, वो अपनी डिक्टेटरशिप करता था। तो इनका कहना क्या था कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो साइंटिफिक एनालिसिस के ऊपर ही होना चाहिए। तो हमारा पहला जो पॉइंट है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इट मींस कि हमें जो मैनेजर का डिक्टेटरशिप वो करता है ना, कि नहीं ऐसा काम करना है, इस तरीके से करना है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं चलेगा। जो भी काम करेंगे वो साइंटिफिक एनालिसिस के ऊपर करेंगे कि एक काम को हम कौन से एकदम बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, एकदम अच्छा रिजल्ट जिसका आएगा, एक स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा, उस तरीके से काम करना है। सेकेंड है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी इट मीन पीस। एक पीसफुल होना चाहिए हमारा जो इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा होना चाहिए। अब अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहां की इन्वायरमेंट ही अच्छी नहीं है, वहां पर रोज कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज के एकदम चिक चिक मिच मिच चालू रहते हैं, इवन हमारे बॉस के साथ चालू रहते हैं ना, हमारे मैनेजर, हमारे असिस्टेंट, सबके साथ चिक चिक मिच मिच चालू रहता है। तो क्या ऐसे माहौल में हमारा काम होना पॉसिबल है? हम कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? हमारा काम अच्छे से होगा? नहीं होगा। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम करते हैं तो वहां पर एक पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए। वहां पर लोगों के बीच में किचमिच मिचमिच सब ये सब नहीं होनी चाहिए। वहां पर दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के जो भी, मतलब कि दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि हम मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट है ना, उनको लगता है कि एम्प्लॉयज क्या है, कि एम्प्लॉयज काम ही कर रहे हैं, उनका क्या है, और एम्प्लॉयज को लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट बैठे बैठे अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर दोनों बहुत जरूरी है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये नहीं है तो भी काम नहीं होगा, और मैनेजमेंट भी नहीं है तो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, नहीं चलेगा। इसीलिए कभी भी क्या होता है कि हम जब भी काम कर रहे हैं तो उधर पे एक क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में वो काम में अच्छे से होगा, एक हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट क्रिएट होगा, हमारा जो इंटरनल एनवायरमेंट वो प्रॉपर रहेगा, काम अच्छे से होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, जो जिस तरह से काम करना है वो होगा। ये था हमारा। नेक्स्ट है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। अब यहां पर क्या है मेंटल रिवॉल्यूशन, मतलब कि हमें मैनेजमेंट और जो हमारे सबॉर्डिनेट, मतलब कि जो हमारे सुपीरियर, जो हमारे सबॉर्डिनेट है, दोनों के एक दूसरे के तरफ उनको एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी कहा था कि जैसे क्या था कि सबॉर्डिनेट क्या सोचते हैं कि मैनेजमेंट क्या करती है, बैठे बैठे बस काम करती है, और मैनेजमेंट क्या सोचता है कि अरे सबसे ज्यादा काम तो हमारा, हमें ही बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है, हमें ही बहुत चीजें प्लान करनी पड़ती है, तब जाके वो करते हैं। उनका काम क्या है, तो हम उनको वो बोलते तो वो कर देते। तो सेम उनको क्या लगता है, तो उनको क्या, वो तो बस बैठे बैठे काम करते हैं और हमें ही पूरा एक्चुअल काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों बहुत जरूरी है। अगर मैनेजमेंट अगर नहीं रहेगा तो भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, और सेम तरह से अगर हमारे सबॉर्डिनेट्स रहेंगे तो भी हमारा नहीं, क्या ऑर्गेनाइजेशन सही से नहीं चलेगा। इसीलिए दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, दोनों को एक अपनी एटीट्यूड जो होती है एक दूसरे के तरफ वो बदल देना चाहिए। दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए कि हाँ मैनेजमेंट भी जरूरी है और हमारे एम्प्लॉयज भी जरूरी है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म।
अभी कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जैसे हमने लास्ट एक वो देखा था ना हमारे 14 प्रिंसिपल में कि हमें अपने पर्सनल गोल को, पर्सनल एम को साइड में रख के पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना चाहिए। सेम वही क्या है अभी कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब हमें क्या करना है, एक म्यूचुअल कॉपरेट करके काम करना है, म्यूचुअली कॉपरेट होकर काम करना है। हर दोनों डिपार्टमेंट, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट या हमारे एम्प्लॉइज, सबको एक साथ म्यूचुअली काम करना है। दोनों को म्यूचुअल, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो सेम वही होगा कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो हेल्दी नहीं रहेगा, इससे काम नहीं हो पाएगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इधर पे क्या है, कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में इट मीन्स कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें एम्प्लॉइज के सजेशन जो वो देते हैं, हमें एम्प्लॉइज के सजेशन को भी कंसिडर करना चाहिए। एम्प्लॉइज भी हमें एम्प्लॉइज को भी इंक्लूड करना चाहिए। हम जो भी मीटिंग्स रख रहे हैं, हम जो भी चीज कर रहे हैं, वहां पर हमें एम्प्लॉइज के ओपिनियंस, उसके सजेशंस, वो क्या, मतलब उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय, वो सब भी हमें सुनना चाहिए। उनको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं होना, फील होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन में बस उनको काम रखने के लिए किया गया है, बस उनको एक सैलरी दी जाती है। उनको भी उस ऑर्गेनाइजेशन का वो एक हिस्सा है, वो एक फैमिली है, उनको ऐसा फील होना चाहिए। सेम वही है कि अगर एम्प्लॉइज को भी ऐसा नहीं कि वो मैनेजमेंट के खिलाफ हर टाइम जाते रहे, मैनेजमेंट के बस ऐसे बोलते रहे कि वो सैलरी नहीं बढ़ाती, इंसेंटिव्स नहीं देते, हर टाइम हमें स्ट्राइक पे नहीं जाने चाहिए, अननेसेसरी स्ट्राइक्स पे नहीं जाने चाहिए। कभी कभी मैनेजमेंट की कंपनी की क्या कंडीशंस चल रही है, क्या नहीं है, कंपनी की ऐसे हर टाइम कंपनी प्रॉफिट में नहीं होती कि वो हर टाइम अपने एम्प्लॉयज को हर एक चीज प्रोवाइड करते रहे, हर एक फैसिलिटीज देते रहे। इसीलिए अननेसेसरी स्ट्राइक्स पर नहीं जाना चाहिए। हर एक चीज के लिए हमें मैनेजमेंट से हर एक चिक चिक नहीं करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के बारे में समझना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हम यहाँ पे जो भी काम दे रहे हैं वो प्रॉपरली हमें डिवाइड करना चाहिए कि मैनेजमेंट का क्या काम है और हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनका क्या काम है। यहाँ पर जो भी काम हम दे रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयज को हम जो काम दे रहे हैं उनका वो काम प्रॉपरली हो। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लानिंग का, मेजर प्लानिंग का जो काम होता है वो कौन करता है, हमारे मैनेजमेंट करते हैं। और जो लास्ट हमारे एग्जीक्यूशन का प्लान कौन करता है, वो हमारे एम्प्लॉइज करते। तो यहाँ पर क्या होता है कि उनको उनके काम क्या करना चाहिए, प्रॉपरली क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड द मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर and employ for greater and maximum prosperity। अभी ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं, उनको प्रॉपरली गाइड करना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए। हम अगर किसी भी हमारा एक सिलेक्शन हो जाता है, हम क्या करते हैं कि हम अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी को जॉब के लिए रखते हैं, तो उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है उनको वो देने चाहिए। मतलब हर एक काम, मतलब उनको क्या होता है कि हर एक चीज उनको मतलब कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हो, आप उनको प्रमोशन नहीं दे रहे हो। उनको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे। ऐसी अपॉर्चुनिटीज दो जिससे वो क्या हो, उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करे। हर एक चीज में क्या वो इंक्लूड हो, इनिशिएटिव ले। ऐसे क्या करना चाहिए कि उनको हर एक चीज के लिए ट्रेन करना चाहिए। इफ यू सेलेक्ट देम तो गिव देम ट्रेनिंग, एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए जिससे वो क्या हो, उनकी एफिशिएंसी हो, उनकी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो, जिससे जो क्या होगी उनके हर एक चीज, मतलब उस चीज के बारे में उनको एक अच्छे से एक्सपीरियंस आ जाए, एक नॉलेज आ जाए कि वो उस काम को अच्छे तरीके से करे। सो ये हमारे कुछ थे, हमारे क्या थे, हमारे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इंट्रोड्यूस किया है, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसल टेलर, और जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हमने देखा कि हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, की साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, बट अब हमें उसको किस तरीके से करना है,
अब हमें ये क्या टेक्निक सी है कि हम उसको किस तरीके से करेंगे, क्या मतलब कि हमें काम को किस तरीके से करना है, काम में कितना टाइम जाएगा, काम किस तरीके से हो सकता है, कौन से मेथड से हो सकता है, उसमें कितने मूवमेंट्स होते हैं, क्या मतलब कि उसमें और मतलब कितने रिसोर्सेज जाएंगे, हमें एक चीज प्रिपेयर करना पड़ता है साइंटिफिक एनालिसिस के ऊपर, मतलब साइंटिफिक एनालिसिस हमें क्या करना पड़ता है, पूरा एनालाइज करना पड़ता है काम को कि किस तरह से करना है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो पॉइंट है वर्क स्टडी। पहला जो पॉइंट है हमारा वर्क स्टडी। अभी यहाँ पर क्या है, हम फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टडी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप क्या करते हो उसमें देखते हो कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कितना टाइम जाता है। आप पढ़ते पढ़ते बहुत कंटाल जाते हो तो आपको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। आप ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो एकदम कॉन्सेंट्रेशन के एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, नहीं मैं तो आज पूरा एकदम पढ़ के ही उठूंगा, ऐसे नहीं होता। आप बीच बीच में मूवमेंट्स लेते हो, रेस्ट लेते हो, थोड़ा टाइम पास करते हो, कभी थोड़ा सो जाते हो, थोड़ा खाते हो, थोड़ा पीते हो, कभी थोड़ा मोबाइल चलाते हो, कभी थोड़ा रेस्ट करते हो, थोड़ा बाहर खेलने जाते हो, थोड़ा अपना फ्रेश माइंड करते हो। यही होता है ना। तो यही होता है जब हमें काम करते हैं ना, तो काम में बहुत चीज होती है। एक काम करते हैं ना, जब हमें कोई एक काम दिया जाता है ना, तो उस काम को करने के लिए होता है ना कि बहुत चीजें होती है। मतलब उस काम, जब हमने काम दिया है उसके अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज हो जाती है, बहुत एक्टिविटीज होता है। ऐसा नहीं कि आपने काम दिया तो उसी काम पे आप चीज उसी वही काम कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है कि हर एक चीज वहां पे हर एक बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। आप जैसे मैंने कहा आप स्टडी कर रहे हो, तो आप क्या कंटिन्यू स्टडी करते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर 4 या 5 घंटे की स्टडीज कर रहे हो तो आप कंटिन्यूस 4 या 5 घंटे करते नहीं, आप थोड़ा पॉज लेते हो, थोड़ा खाते हो, पीते हो, रेस्ट लेते हो, सोते हो, खेलते, यही करते हो। तो यही अगर हम कुछ काम करते हैं ना, तो उसको प्रॉपरली हमें क्या करना चाहिए, काम देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि काम को कितना टाइम लगेगा, काम को कितना टाइम लगेगा, काम कौन कर सकता है, कौन से एम्प्लॉय कर सकते हैं, कौन से एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, क्या एक स्टैंडर्ड आउटपुट आना चाहिए, वही होता है। तो इसमें ना 4 चीज हमें दी गई है। फर्स्ट है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको एक काम दिया, आपको एक टास्क दिया गया, उस टास्क को आप कितना टाइम में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपका कल एक टेस्ट है, मतलब मैंने बोला है कि आपको ये चैप्टर पढ़ के आना है, और मैंने ये नहीं बताया कि आपका टेस्ट कब है, या मैं आपको ओरल कब लूंगी, या मैं आपका रिटर्न टेस्ट कब है, जो भी है ये मैंने आपको बताया नहीं। बस मैंने बोला कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है। अब अगर पढ़ने वाले बच्चे तो आज भी पढ़ लेंगे, और उन्होंने जो दूसरे बच्चे रहेंगे उनको लगेगा मैम ने तो अभी कुछ बोला नहीं कि कब टेस्ट होगा, तो जब बोला जाएगा तब हम पढ़ेंगे। यही होता है ना। काम करने के बहुत अलग तरीके होते हैं। काम चाहे बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जिसको जितना टाइम लेना है वो उतना टाइम ले सकते हैं। मैंने उनको ये नहीं बोला था कि मुझे आज चाहिए, तो वो क्या थे, जब मैडम टाइम बोलेगी तब हम उस टाइम पे क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई मैम हमारे जो टीचर्स होते हैं वो अगर हमें प्रोजेक्ट दे देते हैं, तो हम उन्होंने अगर हमें टाइम नहीं बताया कि हमें प्रोजेक्ट डेट हमारा क्या है, वो सबमिशन डेट नहीं बताया, तो हम आराम से रहते हैं कि अभी डेट ऑफ जब सबमिशन आएगा तब हम क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट करेंगे। करने वाले करके बैठ जाते हैं, जब सबमिशन डेट मिल जाए ना तो एकदम फटफट फटफट हम क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं। यही होता है। तो टाइम स्टडी क्या होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो टास्क हमें दिया गया है, जो भी काम है उसको कितना टाइम लगेगा, यही होता है। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। अभी मेथड स्टडी, अभी किसी भी एक काम करने को 10 तरीके होते हैं। आप अगर स्टडी करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर एक आपको होता है ना कि आप एक पढ़ने के लिए आप कभी भी पढ़ सकते हो, मतलब होता है कि आपको कौन सा टाइम सूटेबल लगता है कि आप उस टाइम पे अपना काम का आप अपनी स्टडी जल्दी कर लोगे। अभी होता है ना कि आप मेथड स्टडी की आप एक टॉपिक को कौन से तरीके से पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस कर करके पढ़ोगे, लिख लिख के पढ़ोगे, बहुत बार लिख लिख के पढ़ोगे। जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं वो हर टाइम क्या करते हैं, कंटिन्यूस लिखते रहता है, तब जाके प्रैक्टिस होती है। किसी किसी का क्या है, वो ओरली पढ़ लेते हैं। तो होता है ना कि पढ़ने के भी बहुत अलग तरीके होते हैं। जिसको फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि कोई एक क्या करेगा, एक टाइम में पढ़ लेगा, बट किसी किसी को लगता है कि नहीं, उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार उस चीज को रिपीट करेगा, बार बार रिवाइज करेगा, तब जाके उसका एक टॉपिक क्या होगा, क्लियर होगा। तो वैसे एक काम करने को 10 अलग तरीके होते हैं। अब हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं हम ट्रायल मेथड्स पे कर रहे हो। इनका कहना क्या था, FW टेलर का, हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, जिससे एक स्टैंडर्ड आउटपुट आए, स्टैंडर्ड रिजल्ट आए। स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब एक मार्क होना चाहिए। तो वही होता है कि मेथड स्टडी की आप जो काम कर रहे हो, 10 मेथड है, 10 मेथड में से आपको कौन सा बेस्ट मेथड लगता है वो यूज करो। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, आपके रिसोर्सेज बचेंगे, ज्यादा कुछ वेस्टेज नहीं होगा। आपको पता रहेगा कि आपको किस तरीके से काम करना है, बिकॉज नो कि आपका वो मेथड है।
अभी आप 10 मेथड क्या करोगे, आप अपने हिसाब से कभी भी कोई भी मेथड करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, आपके जो भी मशीन है उस जो भी मशीन यूज हो रहे हैं, जो यूज हो रहे हैं वो भी क्या होते हैं, हर टाइम यूज होते रहेंगे, जिससे मशीन हर टाइम खराब होती जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर मेथड क्या करना है, चूज करना है। नेक्स्ट है हमारा मोशन स्टडी। अभी मोशन स्टडी क्या है, अभी आप जब पढ़ते हो, जैसे मैंने कहा, तो आप पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ते हो नहीं ना, बहुत मूवमेंट्स करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो। वैसे ही जब एक एम्प्लॉय काम करता है ना, तो वो एम्प्लॉय जब वो काम करता है तो सिर्फ उस काम पे नहीं करता। ऑब्वियसली अब जो एम्प्लॉय है बैठा है तो अपने बाजू वाले कलीग से भी बात करेगा, थोड़ा मस्ती करेगा, थोड़ा खाएगा पिएगा, थोड़ा यहाँ वह अपने जो अपना उसका ऑफिस प्रेमाइसेस यहाँ वह घूमेगा। तो ये होता है ना कि मोशन स्टडी की आप उस काम को करते करते आपके कितने मूवमेंट्स हो रहे हैं, आप कितना क्या क्या कर रहे हो उस काम को करते टाइम, कितने सारे अननेसेसरी चीजें आप भी करते हो, उस अननेसेसरी चीजों को निकालेंगे। इससे क्या होता है कि आपके काम में एक एफिशिएंसी आती है। मोशन स्टडी क्या है कि आपको देखना है कि आप कितने मूवमेंट्स कर रहे हो, अननेसेसरी चीजों को आप एलिमिनेट करो, आपके काम में एफिशिएंसी आएगी, आपका काम बहुत प्रॉपर तरीके से होगा, आपको जो स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। यही था हमारा मोशन स्टडी। नेक्स्ट है हमारा फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मतलब फटीग मतलब बहुत थक जाना करके। अभी आप कंटिन्यूस पढ़ोगे या कंटिन्यूस खेलोगे तो आप थक जाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि दो वर्कर है, आप दो वर्कर है तो उनको काम दिया गया है, तो एक वर्कर क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, फिर 10 मिनट का रेस्ट ले रहा है, फिर काम कर रहा है, फिर 10 मिनट का रेस्ट ले रहा है, फिर काम कर रहा है, फिर 10 मिनट का रेस्ट ले रहा है, तो वो प्रॉपर रेस्ट तो नहीं ले पा रहा। वही अगर हम दूसरे वर्कर को देखेंगे तो उसने काम तो किया, बट उसने जो रेस्ट इंटरवल लिया ना बहुत अच्छे टाइम के लिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसने 1-2 घंटे का रेस्ट लिया, तो वो 1-2 घंटे में उसने अपनी स्ट्रेंथ रीगेन की, उसको एक अच्छे से एनर्जी आई, उसने प्रॉपरली रेस्ट किया। जब वो काम करेगा फिर से 1-2 घंटे बाद, तो एक एनर्जी एकदम फ्रेश स्टार्ट करेगा। वही जो दूसरा एम्प्लॉय था, हम जो पहले वाले एम्प्लॉय की बात करें जो 10 मिनट का रेस्ट ले रहा था, तो क्या वो फ्रेशली काम कर पाएगा? नहीं, वो थका हुआ रहेगा। वो क्या करे, रेस्ट तो ले रहा बट वो थका हुआ ही रहेगा, तो उसका काम नहीं हो पाएगा जल्दी। तो वही होता है फटीग स्टडी, मतलब आप जब कुछ काम कर रहे हो तो आपको कितने रेस्ट इंटरवल्स लेने हैं, कितने टाइम के लिए लेने, कितने कितने मिनट्स में लेने, मतलब कितने कितने लेने, आपको कितना रेस्ट इंटरवल है, कितने टाइम के लिए चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। इससे आपके काम बहुत प्रॉपरली एफिशिएंसी होते हैं। तो ये हमारा क्या था, हमारा वर्क स्टडी था, जिसमें हमने देखा टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और द फटीग स्टडी। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब आपके एक चीज को ना एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए कि आपका ये काम इतने टाइम में हो जाना चाहिए, आपका जो भी स्टैंडर्ड एक मार्क होना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स कि आप जो भी चीज यूज कर रहे हो वो एक स्टैंडर्ड के एक स्टैंडर्ड जैसा हो, कि आपका जो भी रिजल्ट आए ना तो एक स्टैंडर्ड आए, तो आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, एक स्टैंडर्ड आउटपुट मिले। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के आप जो भी टूल्स, जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी रिसोर्सेज, जो भी एम्प्लॉयज आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपरली यूज कर रहे हो, एक अच्छे से यूज कर रहे हो, ताकि आपका काम क्या हो, अच्छे से। ऐसा नहीं कि आपको एक स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्शन से आपका जो भी एक आउटपुट आता है, तो आप आउटपुट के लिए सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं देखोगे। आप जब आप काम स्टार्ट करते हो ना, जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हो ना, आप जब अपना इनपुट लगाते हैं तभी भी आप उसमें ना एक स्टैंडर्ड लाना चाहिए कि जो भी काम कर रहे हो वो एक अच्छे से हो, अच्छे तरीके से हो, ज्यादा कुछ वेस्टेज ना हो। आपके जो भी मशीन है, जो भी टूल्स है, वो इक्विपमेंट्स है, आपकी चाहे एनर्जी हो, कोई भी रिसोर्सेज हो, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक टास्क सेटिंग। साइंटिफिक टास्क सेटिंग। अभी साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब हम जो काम कर रहे हैं, जो भी टास्क हम दे रहे हैं, उसको हमें प्रॉपरली क्या करना चाहिए, अच्छे से अरेंज करना चाहिए, प्रॉपरली वो काम को प्रॉपरली हमें करना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए कि ना जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं ना, उनके कैपेसिटी से ज्यादा काम नहीं करें,
वो इजीली काम कर ले, ऐसा लगे कि उनको वो काम है ना, ऐसा ज्यादा प्रेशर ना पड़ रहा हो। हम उस काम को इस तरीके से बताएं कि हम जो काम दे रहे हैं उनको, जो भी टास्क दे रहे हैं वो बहुत साइंटिफिकली हम दे रहे हैं, वो साइंटिफिकली हम उस काम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उस काम को हम करवा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि वो ना अपने कैपेसिटी की ज्यादा नहीं जाए, अपने कैपेसिटी से कम काम करे। तो इससे क्या आता है, एक स्टैंडर्ड आउटपुट आता है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अभी जो हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, अब हमारे जो फैक्ट्री कंपनी होते हैं ना, उनको दो काम में डिवाइड कर दिया जाता है, एक प्लानिंग और एक इम्प्लीमेंटेशन। अभी प्लानिंग वाला इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा ना, इम्प्लीमेंटेशन वाला प्लानिंग करेगा। अभी यहाँ पर क्या है कि प्लानिंग वाले जो भी मतलब जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हो तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उनके लिए ना कोई एक सुपरवाइजर, एक ऐसा पर्सन, एक सुपरवाइजर रखते हैं जिनको क्या एक्सपीरियंस रहता है, जिनको आइडिया होता है, जो उनको ट्रेन कर सकते हैं। तो हमारे जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एट प्लानिंग लेवल और एक हमारा एक इम्प्लीमेंटेशन लेवल। तो अभी यहाँ पे क्या कि जो प्लानिंग लेवल वाले हैं वो अपना प्लानिंग का काम करेंगे, और जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन के, वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करेंगे। अभी यहाँ पर है ना 8 फोरमैन, मतलब ऐसे 8 सुपरवाइजर्स को क्या किया है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 8 सुपरवाइजर्स इनके लिए रखे गए कि यहाँ पर 4 रहेंगे, यहाँ पर 4 रहेंगे। अभी यहाँ पर 4 लोग रहते हैं। रूट क्लर्क पहला जो है वो रूट क्लर्क है, प्लानिंग लेवल में 4 है और हमारे इम्प्लीमेंटेशन लेवल 4 है, जहां पर 8 फोरमैन से, जिसमें 4 इधर है और 4 इधर है। फर्स्ट है हमारा रूट क्लर्क। अभी रूट क्लर्क कौन होते हैं, जो ना आपको रूट बताते कि आपको ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है। तो यहाँ पर रूट क्लर्क आपको क्या कर रहा है कि वो आपको रूट बता रहा है कि आपको काम कैसे करना है और पहला कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन क्लर्क। अब ऑब्वियस इंस्ट्रक्शन नाम से आइडिया हो गया होगा कि इंस्ट्रक्शन मतलब वो आपको इंस्ट्रक्ट दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि आपको काम कैसे करना है। रूट क्लर्क ने आपको बताया थी कि आपको पहला काम कौन सा करना है, दूसरा काम कौन सा करना है, इसके बाद कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा काम करना है। सेम इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या कर रहा है कि आपको वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से काम करने हैं, आपको काम ऐसे करना है, वैसे करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा आप उससे पूछोगे। नेक्स्ट है हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, अभी यहाँ पर वही नाम से आइडिया आ गया होगा, मतलब ये आपको बताता है कि आपका जो काम है ये इतने टाइम में हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको जो टास्क दिया गया है तो आपको 2 घंटे में बोला है तो वो 2 घंटे में हो जाना चाहिए। सेम वही कॉस्ट क्लर्क क्या होता है कि वो कॉस्ट शीट बनाता है, मतलब कि उसमें क्या होगा कि आप क्या कर रहे हैं कि आपका जो भी काम है, जो भी काम करो उसमें कितने चीजें इंक्लूड हो रही है। आपको कोई फॉर एग्जांपल आप जो भी काम करो उसमें आपकी कॉस्ट क्या है, कितने कौन से रिसोर्सेज जा रहे हैं, कौन से आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, ये सब चीज का एक कॉस्ट शीट बनाते हैं वो। तो ये था हमारा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वही कि आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफिस में है उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। उसके आप उसी लिमिट के अंदर आप काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको जो बोला है कि आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करो, आप काम तो कर रहे हो बट क्या कर रहे हो, एकदम अपनी मर्जी से, मतलब एकदम मस्ती से, मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। काम तो अभी आप बोलोगे मैं तो काम कर रहा हूँ, अब तुझे डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो काम करो डिसिप्लिन में काम करो। तो ये क्या करता है, एकदम डिसिप्लिन देखते कि लोग डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा गैंग बॉस। सॉरी, गैंग बॉस। अभी ये जो हमारा गैंग बॉस है ना, ये देखता है कि हर एक चीज के इधर पे है कि नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल कि आपको जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज है कि नहीं है, आपका जो भी मशीन है वो मशीन आपको वहां पर है कि नहीं है, आपके मतलब जो भी होता है ना कि हर एक चीज आपको ना, मतलब कि फॉर एग्जांपल ऐसे एम्प्लॉय को नहीं पता, मतलब ऐसे एम्प्लॉय क्यों नहीं चाहिए कि ये सामान किधर है तो उसको मतलब ढूंढना पड़े, थोड़ा टाइम लग जाए, टाइम वेस्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर गैंग बॉस होता है तो उसको आइडिया होता है कि वो कौन सी चीज कहाँ पर है, रिसोर्सेज कहाँ पर है, उसके वहां पर उसके मशीन कहाँ है, मशीन कौन सी जगह पे कहाँ पर रखे हैं, ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारा स्पीड बॉस।
अभी यहाँ पर था ना हमारा टाइम एंड कॉस्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम बताता है कि आपको इतने टाइम में आपका क्या करना है, कि आपको ये काम खत्म करना है। तो स्पीड बॉस ये देखता है कि जितना टाइम दिया है उस टाइम में आपने अपना काम कंप्लीट किया है कि नहीं किया। उतने टाइम में फॉर एग्जाम्पल 2 घंटा दिया तो आप 2 घंटे से कम करोगे काम, बट 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करता है, ये इस चीज के ऊपर ध्यान देता है। नेक्स्ट है हमारा रिपेयर, रिपेयर बॉस। सो रिपेयर बॉस क्या है, कि अगर मशीन्स पे होता है ना कि मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, मशीन खराब हो गई तो उसको रिपेयर की जरूरत पड़ जाती है, हर एक टाइम पे उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाती है, तो ये कौन देखता है, रिपेयर बॉक्स देखता है। एंड द लास्ट वन इज दैट इज हमारा इंस्पेक्टर, मतलब वो क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है कि चीजें प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही है, हिसाब से हो रही कि नहीं हो रही है, जो टाइम बोला उस पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जैसे डिसिप्लिन क्या था कि वो देख रहा है कि वो डिसिप्लिन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेम इंस्पेक्टर क्या, वो इंस्पेक्ट कर रहा है कि चीजें प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक टास्क सेटिंग। ये एफ है, हाँ, साइंटिफिक साइंटिफिक सिलेक्शन। मतलब ये अभी क्या होता है कि साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग है, एक साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। मतलब हम क्या कर रहे हैं, राइट पर्सन को राइट जॉब पे रख रहे हैं एट द राइट टाइम। मतलब कि ऐसा नहीं हो रहा है कि हमने क्या किया कि किसी को एक काम दिया ना तो वो उस काम के लिए काबिल नहीं, बट हमने तो भी उसको काम दे दिया कि वो कर देगा करके। ऐसे क्या होगा, काम तो नहीं होगा और जो भी रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो रहा है, टाइम हो रहा है वो वेस्ट हो रहा है। आपको जब आपका काम कंप्लीट चाहिए उस टाइम पे वो होगा नहीं, तो इससे क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सही पर्सन को सही जॉब पे क्या कर रहे हो, उसको उधर पे उस जॉब को दे रहे हो। और अगर आप आफ्टर दी सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपको उस एम्प्लॉय को, उस पर्सन को उस चीज के लिए ट्रेन करना चाहिए ताकि वो उस काम को और अच्छे तरीके से कर सके। तो यही हमारा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, की हम जो भी काम कर रहे हैं वो साइंटिफिक करें। और साइंटिफिक करो इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, राइट पर्सन को राइट जॉब पे क्या कर रहे हो, रख रहे हो। और आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस यू हैव टू गिव ट्रेनिंग। आफ्टर हमारा डिफरेंशियल पीस रेट, लास्ट है डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान। सो अभी ना आप अपने ना चाहते हो कि आप अपने एम्प्लॉयज को क्या करें, मोटिवेट करें कि वो उस काम को करे, आपने जो टाइम दिया उस काम में करे। तो आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉय को क्या करना है, मोटिवेट करना है। अभी हमने देखा था, मतलब यहाँ पर क्या है कि आप फॉर एग्जाम्पल अभी 2 एम्प्लॉय है, तो दोनों एम्प्लॉय में से दोनों को काम दिया गया सेम काम। अभी एक एम्प्लॉय ने उसको क्या कर दिया, उसी टाइम में कंप्लीट कर दिया जितने टाइम में कहा गया था, और दूसरा एम्प्लॉय क्या कर रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा। तो क्या वो सैलरी जो है, प्रॉपर सैलरी विद इंसेंटिव बोनस, वो किसको मिलेगी, दूसरे वाले को जो काम अभी तक किया ही नहीं है, पहले वाले को जो कर चुका है। इट इज ऑब्वियस फर्स्ट वाले को, बिकॉज वो क्या कर रहा है, प्रॉपरली उसने अपने टाइम पे काम कंप्लीट कर दिया। तो इधर पे यही है कि हम क्या करेंगे कि जो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, काम कर रहा है, हम उसको पहले उसको क्या करेंगे, प्रॉपर पे करेंगे। जो नहीं कर रहा है, अगर उसने किया तो पे करेंगे, वरना तो लास्ट ऑप्शन उसको निकाल देना कंपनी से, उसको बताना थोड़ा सा उसको, मतलब एक होता ना कि उनको पहले समझाएगा, वो नहीं समझ रहे तो लास्ट ऑप्शन है कि हम उसको निकाल देंगे। तो वही आप अपने वर्कर्स को क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो कि आप उसको एक स्टैंडर्ड आउटपुट में काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आप उसको अपने सैलरी और जो वेजेस आप देते हो ना, तो इससे वो क्या होते हैं, मॉनिटरी इंसेंटिव से वो क्या होते हैं, थोड़े वो इंकरेज होते हैं। प्रमोशंस देते हो, बोनस देते हो, इंसेंटिव्स होते हैं ना कि हाँ प्रमोशंस मिलेंगे यार, प्रमोशन मिलने वाला, अब तो जी जान लगा के काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे ताकि बॉस हमें प्रमोशन दे, बॉस मुझे प्रमोशन दे, मैं हमें बोनस मिलना चाहिए। बोनस करना तो इट इज ऑब्वियस कि आप काम अच्छे से करोगे, डेडिकेटेड करोगे, स्टैंडर्ड आपको जितना टाइम दिया गया उतने टाइम में आप करोगे। तो यही है कि आप क्या करोगे, प्रॉपर पे करोगे, मतलब जो जितना काम कर रहा है उसको उतना ही पे करना। सो डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान, उसके अकॉर्डिंग वो जितना काम कर रहा है उतना ही उसको मिलेगा। तो ये हमारे क्या है, टेक्निक्स कि आपको काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड टाइम बनाओ, मतलब एक कितने टाइम में वो होना चाहिए। अब वो उतने टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना चाहिए। फिर उसमें कितने रिसोर्सेज जाएंगे, हमें एक कॉस्ट शीट बनाना है, उसको कौन सा एम्प्लॉय उसको उस चीज को वो काम को कर सकता है। तो यही था हमारा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ पर आज हमारा चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ऐसे वीडियोस और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।